नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी होने जा रही है। विधानसभा में कल इसके लिए बकायदा विद्युत शुल्क विधेयक पारित कर दिया गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर भी हो गए हैं। अब इस कानून को जल्द लागू कर दिया जाएगा। कानून के जरिए ऊर्जा में शुल्क 3% से 7% तक की वृद्धि की जाएगी। वहीं बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने विधेयक पर बोलते हुए सरकार पर बिजली महंगी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, सरकार अगर टैरिफ बढ़ाएगी तो जनता की जेब नहीं कट रही है, इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी, इससे जनता के ऊपर भार नहीं पड़ेगा। यही काम अगर दिल्ली की सरकार करती है तो जनता के ऊपर भार पड़ता है। दोनों की मुद्रा अलग अलग है। विधानसभा ने इसके लिए बकायदा विद्युत शुल्क विधेयक पारित कर दिया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर हो गए तो इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। इस कानून के जरिए ऊर्जा शुल्क में 3% से 7% तक की वृद्धि की गई है। नए प्रावधानों के मुताबिक घरेलू उपभोक्ता, गैर घरेलू उपभोक्ता से लेकर विभिन्न तरह के उद्योगों को दी जाने वाली बिजली शुल्क के एनर्जी चार्ज में वृद्धि की गई है। घरेलू कनेक्शन पर प्रति यूनिट एनर्जी चार्ज 8% से बढ़ाकर 11% कर दिया गया है। वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एनर्जी चार्ज 12% से बढ़ाकर 17% किया गया है। वहीं सीमेंट उद्योगों की कैप्टिव माइंस के लिए यह 15% से बढ़ाकर 21% की व्यवस्था करने की गई है। गैर सीमेंट खानों में यह चार्ज 56% तक तय हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि इस कानून को 1996-1997 में अधिसूचित किया गया था। वर्ष 2012-2013 में इसका अनुपातीकरण हुआ। अब 10 साल बाद उसको फिर से अनुपातीकरण की जरूरत थी। इस विधेयक के जरिए वह किया गया है। इससे उपभोक्ता की बिजली बिल में मामूली वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, यह जो शुल्क लगाया गया है वह शेष नहीं है, उपकार नहीं है। चर्चा के बाद विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। रसोई गैस के बढ़ते दाम से किचन के बजट में भारी असर पड़ रहा है। पीएम की उज्ज्वला योजना से गरीब भी अब परेशान हो रहे हैं। लगातार बढ़ती महंगाई से गरीबों के उम्मीदों पर पानी फिर गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना से गरीबों में एक उम्मीद जागी थी, पर महंगाई से गरीबों के उम्मीदों पर पानी फिर गया। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को 200 रुपए में कनेक्शन तो मिला, पर गैस की बढ़ती कीमतों ने कमर तोड़ के रख दी। गरीबों के लिए 1550 रुपए में गैस रिफिल कराना मुश्किल हो गया है। सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य यह था कि महिलाओं को धुआं मुक्त करना, पर लगता है इस समय कीमतों में भारी इजाफा होने से अब गैस से खाना बनाना एक सपना बनकर रह गया है। गैस सिलेंडर और चूल्हा घर का शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। बरसात के दिनों में लकड़ी जलाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी मजबूरी के चलते महिलाओं को चूल्हा फूंकना पड़ रहा है। जैसे तैसे सिलेंडर रिफिल कभी करा लेते हैं तो उस पर भी सालों तक सब्सिडी नहीं मिलती। ऐसे में गरीबों के लिए रसोई गैस से खाना बनाना एक सपना बनकर रह गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना अब धरातल पर दम तोड़ते नजर आ रही है। वहीं गरीब परिवार की महिलाएं धुएं में आंसू बहा रही हैं। सरकार की योजना के तहत गैस पर सब्सिडी भी मिलता तो कुछ हद तक राहत मिल पाता, पर सालों साल से हितग्राहियों के खाते में सब्सिडी की राशि नहीं आई है, जिससे गरीबों के लिए गैस का सपना घर में रखे खाली सिलेंडर तक रह गया है। नहीं करा। क्यों? क्योंकि इसका बहुत महंगा हो गया और महीने में 1 महीने से होता है, करीबन 2 कुछ महीने में लग जाता है और 1100 1150 भी जैसे महंगा हो गया, तो इस वजह से हम नहीं कर पाता हूँ। खाना कैसे बनाते हैं? लकड़ी से बना रहे हो? क्यों लकड़ी से बना रहे हो? कलेक्शन मिला है तो पैसा गैस डालने के लिए पैसा होगा तब तो हम लोग डालेंगे। थोड़ा पैसा भी है नहीं हम लोग के पास, गरीब है, परिवार बड़ा है, वो इस महीना तक नहीं जाते हैं तो हम लोग कैसा दिएंगे? इधर बाजार करेंगे, बाजार का भी रेट बढ़ गया, इधर गैस का रेट बढ़ गया तो हम किसान आदमी कैसे दिएंगे? अभी कहाँ भर पाएंगे, इतना महंगा हो गया गैस। तो हम लोग तो अभी लकड़ी से अभी खाना वाना पका रहे हैं। तो धुआं से परेशानी नहीं होती है? परेशानी होने से क्या करेंगे, करना पड़ेगा, मजबूरी है। सब्सिडी मिलता है? नहीं। अभी तो वर्तमान के लिए लकड़ी से बनते खाना, लेकिन गैस जो सब्सिडी मोदी जी बोले थे मिलेगा करके, लेकिन नहीं मिल रहा है। 1150 रुपये अभी चल रहा है गैस का, इसी कारण गैस नहीं बघा रहे, लकड़ी से खाना बन रहा है। क्या चाहते हैं? चाहते तो जो वादा किया था सब्सिडी के लिए उसको भरपाई करे और गैस का थोड़ा रेट तो कम करे। राजनांदगांव के बस स्टैंड के पास गौरव स्थल में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। एसपी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, भूतपूर्व सैनिकों सहित नागरिकों ने वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जवान अमर रहें के नारे भी लगे।
पूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने शहर के गौरव स्थल में कारगिल विजय दिवस का आगाज किया। इसमें भूतपूर्व सैनिकों सहित पुलिस अधीक्षक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों सहित शहर के गणमान्य नागरिकों ने कारगिल के युद्ध में बलिदान हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान एसपी ने कारगिल युद्ध में शामिल जवानों को शॉल, श्रीफल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एसपी ने शहीद परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन सदैव उनके साथ खड़ा है। आज कारगिल दिवस के ऊपर हम सब इकट्ठे हुए हैं। यह कारगिल दिवस 3 मई 2099 को स्टार्ट हुआ था, जो अंतिम लाश 26 जुलाई 2099 को ख़त्म हुआ। इसमें पाकिस्तान ने हमारे बहुत सारे मुख्य पोस्टों पर आतंकवादियों के साथ मिलकर उन पोस्टों पर कब्जा कर लिया था, जिनको भगाने के लिए, खदेड़ने के लिए हमारी पूरी सेना ने जोर लगाया और उनको उनके मकसद से कामयाब नहीं होने दिया और उनको खदेड़ दिया। इस 84 डेज़ की लड़ाई में हमारे करीब 523 जवान शहीद हुए और 1329 जवान जो गंभीर रूप से घायल हुए। इसके पाकिस्तान के करीब 3000 से ज़्यादा जवानों को और घुसपैठियों को हमने मार गिराया। आज भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ द्वारा कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में विजय रखा हुआ था, विजय दिवस रखा हुआ था। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग सभी यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक और अपने एनसीसी के कैडेट, यहाँ के गणमान्य नागरिक और पत्रकार साथी सभी उपस्थित हुए थे। और कारगिल युद्ध में जितने भी हमारे जवान शहीद हुए उनके लिए हम लोगों ने मौन श्रद्धांजलि अर्पित की, भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण किया और उनके शहीद को चिरस्थायी बनाने के लिए हमने यहाँ जो शहीद स्मारक बना हुआ है वहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित किया और हमने सभी को नमन किया। निश्चित ही इससे जो नौजवान साथी हैं उनको एक देश सेवा की प्रेरणा मिलती है और मैंने इस मंच के माध्यम से सभी से आग्रह भी किया है, पुलिस से भी संबंधित जो भी कोई इशू हमसे शेयर करें ताकि हम और बेहतर अच्छे से अच्छे इस ज़िले और इस राज्य और इस देश के लिए काम कर सकें। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज राजनांदगांव जिले में हम सब मिलकर के इस कारगिल दिवस को हम मना रहे हैं और यह कारगिल दिवस एक ऐसा युद्ध रहा है जहां पर कि पूरे विश्व में यह एक ऐसा युद्ध रहा जहां पर कि नीचे से ऊपर की लड़ाई जो है वो लड़ी गई और हमारे भारतीय सैनिकों के द्वारा ये युद्ध जो है इसमें विजय को प्राप्त किया गया। कारगिल युद्ध जो है वह 8 मई को शुरू हुई थी और 8 मई से लेकर के 26 जुलाई को जो है इसके विजय की घोषणा हुई। इस दौरान मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, राजनांदगांव के इस शहर का मैं एक नागरिक, उस समय मैं 1 नागा रेजिमेंट में था और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ 1 नागा रेजिमेंट को कि सबसे प्रथम यूनिट ऐसी थी जो कि कारगिल युद्ध के लिए वहाँ पे रवाना हुई और हम वहाँ पे 9 तारीख को वहाँ पर पहुँचे और तत्पश्चात जो है हमने वहाँ पर रैकी के तौर पर हमको वहाँ पर भेजा गया था। एक घुसपैठिए वहाँ पर घुसे हुए हैं और इसलिए उनको खदेड़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन जब बारिश के समान जो है गोले जो है वहाँ पे आए तब वहाँ पे स्थिति कुछ अलग ही मालूम हुई और रिपोर्ट जो है आगे भेजा गया। हमारे हेलीकॉप्टर, इंडियन आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर वहाँ पे रेकी करने के लिए आए। एक हेलीकॉप्टर को गोली मार दी गई जो कि नीचे की ओर गिरा और तत्पश्चात जो है उसके बाद में कारगिल युद्ध बहुत बुरी तरह से जो है वो शुरू हुआ। कोरबा शहर में एक बार फिर खबर का असर देखने को मिला। जिला अस्पताल में निजी एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी की खबर को इंडियन न्यूज की टीम ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद अधिकारी हरकत में आए और मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस संचालकों को फटकार लगाई। वाहनों को अस्पताल के सामने खड़ा करने के निर्देश भी दिए। जिला अस्पताल के पीछे पोस्टमार्टम के लिए आने वाले मृतक के परिजनों को झांसे में लेकर शव छोड़ने के बहाने मोटी रकम वसूलने वाले निजी एम्बुलेंस के संचालकों को विभागीय अधिकारियों ने जमकर फटकार लगाई है। एक दिन पहले ही इंडियन न्यूज की टीम ने एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी की खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। इसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस संचालकों को अपने वाहन अस्पताल के सामने लगाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा, सरकार ने पोस्टमार्टम के बाद शव घर तक छोड़ने के लिए मुक्तांजलि वाहन की मुफ्त सुविधा दी है। मृतक के परिजन योजना का लाभ उठाएं और दलालों के चक्कर में ना पड़ें। निजी एम्बुलेंस संचालकों ने मृतकों के परिजनों को लूटने का एक धंधा बना लिया था। पोस्टमार्टम के लिए जब भी कोई लाश पोस्टमार्टम कक्ष के पास पहुंचती तब ये लोग परिजनों को झांसे में लेकर शव छोड़ने के बहाने मोटी रकम की वसूली करते। अब जब अधिकारियों ने उन्हें फटकार लगाई है तो अवश्य ही उनकी मनमानी पर लगाम लगेगा। शिकायतें मिली थी कि प्राइवेट एम्बुलेंस मनमानी पैसा वसूल कर रहे हैं,
तो मेरी तमाम आमजनों से भी आग्रह है कि 1099 यहाँ पर है न शव एम्बुलेंस सरकार के द्वारा दी गई है, इनकेस अगर वो नहीं मिलती है तो उनसे कांटेक्ट करके और उसके जनरल में से कांटेक्ट करके पता करवाया जाए कि कहाँ और से मिलेगी और कितने देर में मिलेगी। इनकेस अगर नहीं मिलती है तब लेकिन मनमानी किराया वसूलते हैं, ये अच्छी बात नहीं, उसके लिए हम कड़ाई से पालन करवाएंगे। आगे पीछे कोई इधर नहीं आएगा सर, बॉडी है लेकिन ताला बंद है बाहर। आप लोग सुन लो, कोई भी एम्बुलेंस पीछे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं रहेगा। दुर्ग जिला कलेक्टर के जनदर्शन में आए एक आवेदन ने पूरे प्रशासनिक अमले को सकते में डाल दिया है। दरअसल ग्राम हनोदा के एक किसान ने नायब तहसीलदार पर अवैध प्लाटिंग कर रहे लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है और अपना आवेदन जिला कलेक्टर को सौंपा है। दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जनदर्शन में यूं तो बहुत से आवेदन पहुंचे, लेकिन एक आवेदन ने जनदर्शन में मौजूद अधिकारियों को सकते में डाल दिया। दरअसल यह आवेदन दुर्ग जिले के ग्राम हनोदा के किसान रविंद्र कुमार सिंह ने दाखिल किया, जिसमें उन्होंने अपनी 6 एकड़ किसानी भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कर्ताओं के द्वारा सड़क निर्माण किए जाने की शिकायत की और इस पूरे मामले में नायब तहसीलदार सत्येंद्र शुक्ला की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए निलंबन की कार्रवाई किए जाने की मांग की। ग्राम हनोदा में मेरी कृषि भूमि है और कृषि भूमि पर इन लोग बलात् कब्जा करके रोड बनाए और पीछे 150 प्लाट बेच दिए लोगों को और धोखा दे करके बेचे हैं। और जब वो प्लाट हटा है तो ये हालत हो गया है कि जब अवैध प्लाटिंग के ऊपर कलेक्टर महोदय कार्रवाई करने के लिए बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा लेटर में 16/9/2021 को कलेक्टर महोदय ने आदेश निकाला है कि इस 61 क ख ग में अपराध पंजीबद्ध किया जाए। जिलाधीश के आदेश को अवहेलना करके आज तक अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया, जिस पे जिलाधीश कोई जवाब नहीं दे पाए। मैंने बोला सर इस तरह की घटना घटी है और नायब तहसीलदार तो जो जिला न्यायालय अतिरिक्त एडीजे कोर्ट के आदेश को अवमानना करते हुए और नया आदेश निकाल रहा है, जबकि जिला तहसीलदार खुद एक उसमें पक्षकार है। ऐसी स्थिति में क्या बोला जाए कि तहसीलदार न्यायालय को ऊपर सुपरसेट कर रहा है, तहसीलदार जिलाधिकारी के आदेश को सुपरसेट कर दे रहा है, कुछ नहीं मान रहा है। किस दबाव में कर रहा है, किस लालच में कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने कलेक्टर महोदय से बात किया है कि उसको निलंबित किया जाए, निलंबित करके जांच किया जाए तहसीलदार महोदय का। दरअसल यह पूरा मामला वर्ष 2009 से चला आ रहा है, जिसकी शिकायत किसान रविंद्र सिंह के द्वारा समय समय पर जिला प्रशासन से की गई और नायब तहसीलदार ने इस पूरे मामले की जांच भी की, लेकिन दोषी अवैध प्लॉटिंग कर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसान रविंद्र सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले में नायब तहसीलदार ने अवैध प्लॉटिंग कर्ताओं के साथ सांठगांठ कर ली है और जांच को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज के आधार पर नायब तहसीलदार के खिलाफ पेश किए गए आवेदन में 10 बिंदुओं की जांच कराकर दोषी नायब तहसीलदार के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई किए जाने की मांग की है। राजनांदगांव जिले में सावन की शुरुआत में अति वर्षा से फसलों को नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश खासकर नदी तट से लगे किसानों के लिए आफत बनकर आई है। खेतों में अधिक पानी के भराव से धान की फसल खराब हो गई है। इसके चलते किसानों को दोबारा बोनी करने की चिंता सता रही है। ज्यादा बारिश से धान की फसल में नुकसान देखने को मिल रहा है। धान के खेतों में पानी भरा हुआ है। किसानों का कहना है कि बारिश के कारण इन फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन ज्यादा बारिश के बाद शिवनाथ नदी का ओवरफ्लो पानी खेतों तक पहुंचकर जाम हो गया है। वर्तमान में लगातार बारिश और नदी का जल स्तर कम नहीं होने से खेतों से पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है। बहुत नुकसान है जी, पूरा अभी तो डूबे है पानी में, लगे वाले पौधा पूरा डूब गए। हाँ, कतक नुकसान हो जाएगा? हमें तो बहुत पूरा गली के मतलब वो है, अब डबल पोल मरम्मत करे पड़ी, डबल लगाना पड़ी फसल। हाँ, अभी पूरा खराब हो गए। हाँ, तो पानी अगर नहीं गिरती कम गिरती तो फायदा वो तो अभी फायदा ही सो, अब ज्यादा खराब मतलब पूरा खराब हो गया। हाँ, बीज खार वाले लोग के ना पूरा खराब हो गए। वही लगाई वगई धान के पानी वानी भरे है, खाद बात की भी परेशानी है। खाद नहीं मिले थे? खाद मिला थे लेकिन पूरा नहीं मिले है ना। काका नहीं मिला थे? अभी आधा मिले है, आधा डीपी है, मिल भी नहीं करी डीपी पोटास नहीं मिला थे। गए हो लेबर आओ कहा बोले थे? अभी आएगा तो मिलेगा बोलते। अच्छा, खेत के क्या स्थिति है?
फिर तो अभी ऐसी चलत है लगाई धीरे धीरे। रोपाई करा था नहीं करता? रोपाई चलत है, अभी आज ही शुरू हुआ है। आज शुरू है। प्रदेश में अधिकारी व कर्मचारियों की केंद्र सरकार द्वारा देय महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता की मांग लंबित है। इस मांग को लेकर गरियाबंद जिला मुख्यालय के पास भूतेश्वर नाथ महादेव में जलाभिषेक कर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ शासन अपने अधिकारी, कर्मियों व शिक्षकों को 22 और पेंशनरों को 17% महंगाई भत्ता दे रहा है, जबकि केंद्र सरकार सभी को 34% महंगाई भत्ता देता है। राज्य में कर्मचारियों को 12% कम महंगाई भत्ता दिए है। गृह भाड़ा भत्ता को अब तक 7वें वेतनमान के अनुरूप नहीं दिया जा रहा है। इससे छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन को प्रति माह 4 से 14 हजार तक नुकसान हो रहा है। इस मांग को लेकर गरियाबंद जिला मुख्यालय के गांधी मैदान में धरना दिया जा रहा है। हमारी मांगे पूरी करो। गरियाबंद कलेक्टर ने देवभोग तहसील कार्यालय में जन समस्या निवारण शिविर लगाया। शिविर में लोगों ने कलेक्टर के सामने अपनी समस्याएं रखी। देवभोग तहसील कार्यालय में कलेक्टर जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों से 623 आवेदन मिले। आवेदन में तहसील में 147 जर्जर भवन के मरम्मत करने की मांग भी शामिल थी। इस मामले में कलेक्टर ने सीईओ व पंचायत सचिवों को ग्राम विकास मद से मरम्मत के निर्देश दिए। शिविर में क्षेत्रीय विधायक ने भी स्कूलों में अव्यवस्था व खाद की कमी की समस्या को गिनाते हुए समाधान में देरी को सरकार की नाकामी बताया। मरम्मत के लिए जैसे जितना भी आया है तो जैसे आज किया गया है, सचिव सरपंचों ने भी सहयोग किया है कि वो 15 वित्त की राशि हम लोग भी नरेगा से लेकर उसका मरम्मत कर रहे हैं। शासन से भी अभी लघु मरम्मत की और राशि प्राप्त हुई है, जिसको जिले में ग्राम पंचायतों को देखिए उसकी मरम्मत का काम चालू है। मैं तो ज़्यादा शिक्षा विभाग में देखिए, शिक्षा विभाग में जहाँ तक गुरुजी नहीं है ना, गुरुजी के साथ साथ स्कूल जर्जर भवन उसका देखिए, और निराश्रित पेंशन पंचायत विभाग का। किसको जिम्मेदार मानते हैं इतनी समस्या पैदा हो गई? अरे इतने समस्या जिम्मेदार देखो, जिम्मेदार तो वो इतनी रहता है जिम्मेदार, अभी कितने जन के पास किए हैं और कलेक्टर साहब करेंगे बोले हैं काम, देखो नहीं करेंगे तो और बात रखेंगे कलेक्टर साहब के पास, नहीं तो आगे हम लोग तो रखेंगे बात। अब ऊपर के आदेश के हिसाब से दो सूत्री मांग को लेकर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी 5 दिवसीय हड़ताल पर हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर कोरबा के करीब 30,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। उनके इस प्रदर्शन से प्रशासन का पूरा काम ठप हो गया है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले सरकारी कर्मचारी 2 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। इससे प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है और सारे काम ठप पड़ गए हैं। आंदोलनरत सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि सरकार उन्हें केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 34% महंगाई भत्ता दे। इतना ही नहीं, 7वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता भी दे। वर्तमान में 30,000 कर्मचारी धरने पर हैं, जबकि पूरे प्रदेश में इनकी संख्या लाखों में है। फेडरेशन ने अल्टीमेटम दिया है कि सरकार जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं रेशम कुर्रे, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा। स्वास्थ्य विभाग के सारे हमारे जिले में 700 कर्मचारी कार्यरत हैं। जो पूरे कर्मचारी 5 दिवसीय सामूहिक अवकाश के प्रपत्र भर के जिला में जमा कर दिए हैं। ये सारे 56 जो कार्यक्रम है स्वास्थ्य के, 28 जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय कार्यक्रम, वो प्रभावित होगा। अभी टीकाकरण कार्य भी प्रभावित होगा। तो ये जब तक मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग प्रांतीय निकाय के आह्वान पर उस मांग के समर्थन में स्वास्थ्य विभाग भी कंधे से कंधे मिलाकर आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर 2 सूत्रीय मांगों के समर्थन पे आज जिला कोरबा में लगभग 25,000 से 30,000 कर्मचारी आज इन दोनों मांगों के समर्थन में धरना में हैं। चूँकि धरना असल में लगभग कम से कम 800 से 1,000 कर्मचारी अभी मौजूद हैं, लेकिन आने वाली कुछ समय के पश्चात यहाँ की संख्या जो है बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के लगभग 1.25 लाख कर्मचारी अपने 2 सूत्री मांगों के समर्थन पे पूरी छत्तीसगढ़ के विकास खंडों में, तहसीलों में और जिला मुख्यालयों पर धरना दे रहे हैं।
सरकार इन मांगों को यदि गंभीरता से नहीं लेगी तो आने वाले समय में बृहद आंदोलन का रूपरेखा प्रदेश स्तर पर बनेगा। अभी 5 दिवस का अनिश्चितकालीन धरना है और इन 5 दिन के अंदर के पश्चात यदि मान लीजिए मांग पूरी नहीं होगी तो हमारे प्रदेश स्तर में एक व्यापक बैठक होगी, विशाल बैठक होगी, जिसमें लगभग 80 संगठन के प्रमुखों का उपस्थिति होगी। जो मिलना चाहिए, जो भी पे रिवाइज है उसके आधार पे, जो छत्तीसगढ़ सरकार बहुत लंबे समय से इस चीज को दबा के रखी। हाईवे पर बसे गांव मनकी में अज्ञात वाहन ने मवेशियों को रौंद दिया। इससे कई मवेशियों की मौत हो गई, जिससे नाराज गौ सेवकों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और तेज रफ्तार वाहन चालकों पर कार्रवाई करने की मांग की। राजनांदगांव जिले के मनकी गांव में भारी वाहन चालकों ने मवेशियों को रौंद दिया। इससे कई मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई तो दर्जनों मवेशी घायल हो गए। घटना की खबर पाकर गौसेवक सड़क पर आए। सर्व गौसेवक दल ने मृतक गौवंशों को मौन श्रद्धांजलि दी, साथ ही घायल गौवंशों को उपचार के लिए तुरंत चिकित्सालय भिजवाया। गौसेवकों ने शहर में रैली निकालकर सड़क दुर्घटना में गौवंशों की मौतों पर दुख जताया और पुलिस अधीक्षक को मवेशियों की सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पशुपालक पर कार्रवाई जब होगी तब वो होगी, उसमें एक लंबा समय लगेगा। और बैरिकेटिंग अभी बोलेंगे एसपी साहब का ऑर्डर आएगा, 10 मिनट में बैरिकेटिंग लग जाएगी। पशुपालक लोगों की बैठक निगम प्रशासन के साथ कर लेंगे तो ये सब मामला ही नहीं आएगा। तो निगम प्रशासन भी इसमें मौजूद हो, निगम प्रशासन भी आगे आए। क्यों वो रोका छेका और इनका गौठान बना वो कहाँ गया? बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो कहाँ गया? गौ पशु तो पूरे रोड में, सड़कों में, बड़े बड़े चौक चौराहे में बैठे हुए हैं। जन्म वैद और आज यहाँ सभी सर्व गौ सेवक राजनांदगांव के यहाँ सभी सदस्य मौजूद है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मरवाही वन मंडल के गौरेला वन परिक्षेत्र में मनरेगा के कामों में अनियमितता पाई गई है। मनरेगा आयुक्त की जांच के बाद गठित टीम ने पाया कि 33 कामों में सामग्री आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ देते हुए एक मुश्त भुगतान कर दिया गया है। टीम ने दोषियों पर वसूली के साथ दंडात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की है। पेंड्रा गौरेला मरवाही जिले के गौरेला वन परिक्षेत्र में महात्मा गांधी रोजगार योजना के स्वीकृत 7 करोड़ के काम में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मनरेगा आयुक्त की पड़ताल के बाद गठित टीम ने शामिल मनरेगा के मुख्य अभियंता, उपायुक्त, सांख्यिकी अधिकारी व प्रोग्रामर ने जिला प्रशासन की टीम व वन कर्मियों की उपस्थिति में जांच की। टीम ने जांच में 33 प्रकार के कामों में अनियमितता पाई, जिसमें सामग्री आपूर्तिकर्ता को एकमुश्त भुगतान आदि शामिल है। फिलहाल टीम ने संलिप्त अधिकारी कर्मचारियों से वसूली और विभागीय कार्यवाही करने को कहा है। दरअसल ये अंधा बांटे कुत्ते खाएं वाली स्थिति है। मुझे तो बहुत ही अफसोस हो रहा है कि विधानसभा में ये मामला उठा, स्वयं विधानसभा अध्यक्ष ने सबको सस्पेंड करने की बात कहा, FIR कराने की बात कहा, मगर सिर्फ सस्पेंड होकर के कर्मचारी अपने अपने जगह में हैं और काम कर रहे हैं। FIR तो बहुत दूर की बात है, FIR तो हुए ही। मुझे कल और ज़्यादा अफसोस हुआ, ये मामला भी इसी हफ्ते ये चल रहा है। बिना सामान खरीदे पैसा बुक हो गया, बिना मास्टर रोल इशू किए काम हो रहा है।
मजदूरों का कितना बड़ा नुकसान है ये कि जब मस्टर्ड रोल ही इशू नहीं हुआ है तो काम कौन कर रहा है, और अगर काम हो रहा है तो उसका भुगतान क्या सिर्फ ऊपर ऊपर हो जाएगा। ये इस तरह के मामले हैं कि मन बहुत दुखी है। मनरेगा में मेरे द्वारा इनका कलेक्टर द्वारा भी मस्टूल देना बंद कर दिया गया था। हमारे द्वारा काम के लिए कोई पैसे जारी नहीं किए गए, मस्टूल जारी नहीं किए गए, लेकिन उनके द्वारा अपने से कार्य को पूर्ण कराया गया बिना किसी अनुमति के। तो उसके आधार पर लेकिन कार्य आज की स्थिति पूर्ण हो गया। की स्थिति में 22 काम पूर्ण थे, 9 काम अधूरे थे, पूर्णता की ओर थे। तो आज की स्थिति में लेकिन जब वापस जांच के लिए हमें लिखा गया तो पूर्ण हो गया। किस तरीके का बिना मशवरे के तो कार्य नियमानुसार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कर्मचारियों द्वारा अपने से किया गया है, उसके लिए वही लोग जवाबदार होंगे जो भी। नहीं, मास्टर रोल इशू होने पे रोक लगा है। इशू होने पे है तो वास्तु स्थिति क्या है वो तो अधिकारियों से मिलकर जो हमारे संज्ञान अभी आए हैं तो निश्चित वो शासन स्तर का काम है, आगे उच्च अधिकारियों को अवगत कराए कि उसके चोरी छुपे काम तो पूर्णतः वो कोई गलत है। शासन की पारदर्शिता तो होना चाहिए। हितग्राही योजनाएं हैं, पब्लिक के जनहित की योजनाएं हैं, तो सबके सामने होना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। हम आपको जिले भर की स्कूल से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। जिले भर की सरकारी स्कूलों में कल से ताले लगे हुए हैं। दरअसल अधिकारी कर्मचारी 34% महंगाई भत्ता व 7वें वेतनमान जैसे मांगों को लेकर हड़ताल पर है। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर स्वास्थ्य विभाग व स्कूलों में दिखाई पड़ रहा है। जिले में महंगाई भत्ता समेत अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल का आगाज हो गया है। सोमवार से जिले में सभी दफ्तर बंद रहे क्योंकि यहाँ कर्मचारी ही नहीं आए। ऐसे में कार्यालयों में काम कराने आए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति ऐसी रही कि जिले के स्कूल में भी तालाबंदी की नौबत आ गई क्योंकि कई शिक्षक संगठन ने भी इस हड़ताल को लेकर समर्थन दिया है। लोगों को आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद नहीं है। 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल पर कर्मचारी रहेंगे, यानी 6 दिन तक कामकाज बंद रहेगा। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक श्री कमल वर्मा के नेतृत्व में 2 सूत्री मांग पूरे प्रदेश के 79 संगठन इस हड़ताल में सम्मिलित है। इसमें केवल 2 सूत्री मांग है, गृह भाड़ा भत्ता और महंगाई भत्ता। ये 2 सूत्री मांग है पूरे कर्मचारियों का, जो हमारे सरकार अभी तक के कोई बात नहीं किया इस संबंध में। और पूरे कर्मचारी 25 तारीख से 29 तारीख तक इस हड़ताल में अपना सहभागिता निभाएंगे। अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो इसको आगे संगठन के सुझाव में हम अनिश्चितकालीन में जाने के लिए तैयार हैं। कोरबा वन मंडल के कोरकोमा सर्किल में कुएं में एक मादा हिरण गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। कोरकोमा के सवरापारा में सुबह एक किसान के घर के कुएं में मादा हिरण गिरी मिली। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू करना शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने हिरण को सुरक्षित बाहर निकाला और कोरबा में प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर के कानन पिंडारी में भेज दिया। ग्रामीणों की माने तो आवारा कुत्तों ने हिरण पर हमला कर दिया था, जो अपनी जान बचाकर गांव की ओर भाग रही थी और कुएं में गिर गई। आज सुबह 6 बजे पता चला कि एक चीतल मादा कोरकोमा गांव के सवरा मोहल्ला में कुआं में गिर गई थी और हम लोग तुरंत पहुंचे हैं मौके पे, उसको रेस्क्यू करके ले आए हैं। देखने में पता चला कि ये कुत्ता दौड़ाया होगा रात में, तो आके कुआं में गिर गई थी और कुछ निशान तो मिल रहा है काटने का या खरोच टाइप का मिल रहा है। इसको हम लोग डॉक्टर को दिखाए हैं, डॉक्टर चंदन को, और फिर इसको हम कानन पिंडारी बिलासपुर रिफ़र कर रहे हैं। वहाँ क्या और सुविधाजनक इलाज हो जाता है। बहुत बढ़िया सामान्य है, लेकिन उसको चलने में परेशानी है चूँकि पथरीला था कुआं, सूखा था, तो पैर जो खूर होता है उसमें थोड़ा खरोच आया है, तो उसको चलने में परेशानी है। कटोरी में देना है। महासमुंद जिले के कोचरंगी में स्थित आर्ष ज्योति गुरुकुल आश्रम में छात्रों के पालकों ने आश्रम के प्रधानाचार्य पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। कक्षा 8वीं के 7 छात्रों के पालकों ने यहां आरोप लगाया है कि आर्ष गुरुकुल आश्रम के प्रधानाचार्य कोमल वैष्णव ने बच्चों का शारीरिक शोषण किया है। आश्रम में शारीरिक शोषण के शिकार बच्चे महासमुंद और रायपुर के रहने वाले हैं, जो पढ़ने आश्रम आए हैं।
बच्चों के परिजन जब बच्चों से मिलने गुरुकुल आश्रम आए थे तो बच्चों ने अपने साथ हुई आपबीती अपने परिजनों को बताया। पालकों ने मामले की शिकायत खल्लारी थाने में की और आरोपी प्रधानाचार्य कोमल वैष्णव की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने जिला बाल संरक्षण अधिकारी और चाइल्ड लाइन की टीम मौके पर पहुंची और छात्रों का बयान लिया और जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बयान में शारीरिक शोषण की पुष्टि भी की। ये आर्ष ज्योति गुरुकुल आश्रम कोसरंगी है, महासमुंद जिला अंतर्गत। इसमें 1098 पे कॉल आया था चाइल्ड लाइन को। चाइल्ड लाइन के द्वारा सूचना दिया गया कि कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं और जिनके बच्चों का शोषण हुआ है करके, तो बच्चों का कथन लिया गया। कथन में आया कि शारीरिक शोषण हुआ है करके। बाकी बाल कल्याण समिति में प्रकरण को प्रस्तुत किया जाएगा कल, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला सामने आया, कितने बच्चे हैं, कौन अपराधी है? लगभग 5 से 6 बच्चों का कथन लिया गया है। थाना क्षेत्र खल्लारी स्थित में संचालित जो आर्ष ज्योति गुरुकुल स्कूल है कोसरंगी में, वहाँ पर हमें शिकायत कल मिली बच्चों अध्ययन करने वाले बच्चों के पालकों के माध्यम से कि वहाँ एक शिक्षक हैं जिनका नाम कोमल वैष्णव है, जिनके द्वारा जो है बच्चों के साथ जो है अश्लील हरकतों की शिकायतें मिली थी। इस पर तत्काल जो हमारी बाल कल्याण समिति की टीम और पुलिस टीम मौके पर गई और उसके द्वारा जो है पतासाजी और प्रारंभिक जांच की गई। इसके आधार पर जो है पालकों की शिकायत पर थाना खल्लारी में जो है 68 पॉक्सो एक्ट और 323 506 IPC धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त प्रकरण में जो है आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया गया है और प्रकरण में उनके विरुद्ध जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। सड़क पर अंतिम संस्कार सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो, किंतु यह सत्य है। जिन सड़कों पर वाहन चलते हैं वहां पर अंतिम संस्कार करना पड़े तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। जबकि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि कोई भी बिना आवास के नहीं रहेगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनके ही प्रदेश में आवास तो छोड़िए, मरने के बाद अंतिम संस्कार के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली। भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के गाता पंचायत के आश्रित गांव अजनौल में एक बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार बीच सड़क पर ही करा दिया गया। बरसात में गांव के बुजुर्ग बिटोली बाई का निधन हो गया। गांव में मुक्तिधाम नहीं होने से ग्रामीणों ने बुजुर्ग का अंतिम संस्कार गांव की सड़क पर पुलिया के पास ही कर दिया। शासन प्रशासन भले ही जन कल्याणकारी योजनाओं के लाख दावे करे, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही नजर आती है। मरने के बाद 2 गज जमीन नहीं मिलने पर भिंड सहित प्रदेश के लोगों को शर्मसार होना पड़ा है। इस मामले के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से मुक्तिधाम बनाने की मांग की है। ग्राम अजनौल में शांतिधाम न होने के कारण लोग परेशान। बरसात के सीजन में कल के दिन में अंतिम संस्कार के लिए रोड पर मजबूरन करना पड़ा। प्रशासन से अपील है कि ग्राम पंचायत गाता के ग्राम अजनौल में शांतिधाम बनवाने की कृपा करें। सरगुजा संभाग का एकमात्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल नर्सों के भरोसे चल रहा है। चिकित्सकों की लापरवाही से फिर एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। परिजनों ने नर्सों पर भी आरोप लगाया कि गंभीर स्थिति में डॉक्टरों को नहीं बुलाया और फोन पर पूछ कर इलाज करती रहीं। परिणाम स्वरूप उनके रिश्तेदार की मौत हो गई। सरगुजा मेडिकल कॉलेज अव्यवस्था का शिकार हो गया है। डॉक्टर अपनी ड्यूटी के दौरान अस्पताल में मौजूद नहीं रहते, बल्कि नर्सों के भरोसे छोड़कर चले जाते हैं। इसका खामियाजा यहाँ भर्ती मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज ननकी यादव सांस लेने में दिक्कत पर भर्ती थी। डॉक्टरों के अभाव में नर्सों ने उपचार किया। समुचित उपचार के अभाव में मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि मरीज की मौत होने के बाद नर्सों ने ऑक्सीजन लगाई। सर, मेरे दादी जो यहाँ एडमिट थे तो उनका मतलब इलाज वगैरह के लिए मैं गया डॉक्टर के पास, बात किया नर्स के थे। आप लोग डॉक्टर मनीष को यहाँ कब लाए? आज 10 बजे। फिर मैं डॉक्टर वो मतलब ज़्यादा ही सीरियस थी तो मैं जाके वहाँ नर्स को बोला कि मैम जाके थोड़ा देख लीजिए, उनको प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। तो वहाँ के जो नर्स थे वो बोल रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ सरकारी जैसे काम किया जाता है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो कहीं और लेके चले जाए। और मेरी सास को बहुत ज़्यादा तकलीफ था ताकि हम यहाँ मतलब जिला हॉस्पिटल में मतलब एडमिट कराए। अब यहाँ डॉक्टर की लापरवाही से कोई हमको इमरजेंसी पीरियड में कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। नर्स लोगों से हम लोग बात किए तो उल्टा सीधा पाठ पढ़ा रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी जैसा मतलब यहाँ दवाई बीरो होगा
और ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत है तो कहीं आप लोग ले जाइए। तो हम तो सर क्या है कि भाई उम्मीद रख के लाते हैं कि भाई हमारा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, तो हम तो उम्मीद जता के आते हैं कि भाई हमारा यहाँ सही ट्रीटमेंट होगा। और आज हम हाथ धो बैठे। अभी पेशेंट की क्या पोजीशन है? पेशेंट है ही नहीं है, पेशेंट तो लास्ट हो गई। लास्ट होने के बाद जब जान निकल गया, जान चला गया, तो मतलब ऑक्सीजन लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये कहाँ की बात, कहाँ का नियम है सर? ये जानकारी जो मेरी प्राप्त हुई है डॉक्टर, जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे, कि ये पेशेंट एक्यूट एब्डोमेन से आई थी और उसकी इन्वेस्टिगेशंस अंडर उसमें चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उसकी क्रिएटिनिन, यूरिया वो भी बढ़ा हुआ था और उसको एक्यूट एब्डोमेन होने के कारण उसको नेल ओरली, मतलब जिसको कुछ खाने पीने के लिए सलाह दी गई थी कि ना कुछ खाए पिए, ताकि जब तक इन्वेस्टिगेशन, एक्यूट एब्डोमिनल का केस है तो न किया जाए, इसमें कुछ खाना ना दिया जाए। लेकिन ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने कुछ खिलाया है पेशेंट के रिलेटिव को। ये अब कैसे हुआ ये नहीं पता, लेकिन तो उसके कारण वो जो खिलाया गया है वो एस्पिरेट हो गया, वो मतलब फेफड़ों में चले गया है। पेशेंट वैसे भी वॉमिटिंग कर ही रहा था, तो उसके कारण हो सकता है वो भी फेफड़ों में जाके ये एक्यूट कार्डियक अरेस्ट, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, वो होने की संभावना है। नहीं, डॉक्टर तो आए थे, जो मेरी जानकारी, मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है, तो वो बोले हैं कि भाई मैं तो पेशेंट को देखा हूँ ना, और जो भी है मैं केस टिकट निकलवा के डॉक्टर साहब से एक बार पर्सनली बात करना चाहूँगा। कोरबा में प्रेमी से पीछा छुड़ाने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें प्रेमिका ने अपने प्रेमी को शराब में जहर मिलाकर पिलाया। शराब का सेवन करते ही प्रेमी जमीन पर अचेत होकर गिर पड़ा। प्रेमी खुद किसी तरह अस्पताल पहुंचा, जहां उसका इलाज चल रहा है। निजी कंपनी में कार्यरत कोरबा के मोंगरा निवासी संजय का अपनी पत्नी से विवाद के बाद एक युवती से मुलाकात हुई। यह मुलाकात प्यार में बदल गया। प्रेमी संजय को प्रेमिका की किसी अन्य युवक से सगाई की जानकारी मिली। तब प्रेमी युवती से मिलने इंदिरा स्टेडियम पहुंचा। यहाँ युवती ने प्रेमी को शराब में जहर मिलाकर पिला दिया। युवक घटनास्थल पर गिर गया और युवती वहां से भाग गई। प्रेमी जैसे तैसे अस्पताल पहुंचकर अपना उपचार करा रहा है। बताया जा रहा है युवती ने प्रेमी से पीछा छुड़ाने इस घटना को अंजाम दिया। होश में आने के बाद दूसरे दिन सुबह युवक ने इसकी शिकायत CSEB चौकी पुलिस से की। फिलहाल पुलिस युवक के ठीक होने का इंतजार कर रही है। उसके बाद आगे बयान लेकर युवती के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरा एक लड़की से प्रेम संबंध था और लगभग 1 महीना से प्रेम संबंध चल रहा है उसका मेरा। उसके बाद में लड़की का कहना अभी हो रहा है 4-5 दिन पहले से कि मेरी सगाई होने वाली है। तो मैंने बोला अभी आप अपना सगाई रोक दो, क्योंकि आप तो बोले थे कि हम लोग शादी करेंगे बोल करके। तो इस बीच में वो अपना सगाई को लेकर के मेरे से दूरी बना रही थी। मैंने उसको मना किया, अब दूरी मत बनाओ, आप सगाई कर लो, शादी मेरे से बाद में कर लेना, अभी आप नाबालिग हो, आपको मैं शादी नहीं कर सकता, मैं बोला। इसके बाद में मैं उससे मिलना चाहा तो वो बोली कि मैं आज नहीं मिल पाऊँगी। मतलब 21 तारीख को मैं उससे मिलना चाहा तो बोली कि 21 तारीख को नहीं मिलेंगे। हम लोग कंटिन्यू दुकान बंद होने के बाद में डेली मिलते हैं और डेली घर भी छोड़ता हूँ मैं उसको। उसके बाद में वो 21 तारीख को नहीं मिली, बोली मैं कल मिलूँगी। इसके बाद मैं कल मिला उनसे, मतलब 22 तारीख को। तो 22 तारीख को वो आई, मैं इंदिरा स्टेडियम में इंतज़ार किया। फिर उसके बाद में मैं शराब ले करके रखा था पहले से और मैं शराब बना चुका था। तो वो बोली कि तुम नशे में बात मत करना, मेरे जाने के बाद में पीना और बात करना बोली। फिर मैं अपना शराब वैसे ही रख दिया। तो बोली कुछ खाने का ले आओ, तो मैं कुछ खाने का लेने गया था इंदिरा स्टेडियम से बाहर से, और मेरे आते तक वो शराब में क्या मिलाई मेरे को मालूम नहीं था। फिर मैं शराब को पी लिया, वहीं पे शराब को पी लिया। उसके बाद में 10 मिनट उससे और बात किया। फिर मैं 10 मिनट बात किया, फिर मैं वहाँ पे ज़मीन पे गिर गया। जैसे गिरा हूँ फिर मैं बोला उसको, बोला कि मेरे को उठा। अब उठाने के लिए बोला तो वो मेरे को देख करके हंसी और बोली कि मैंने तेरे शराब में चूहा मारने की दवा मिला दी है और अब तू नहीं बचेगा, अब तेरा खेल यहीं से ख़त्म हो गया, अब तेरे से मेरे छुटकारा मिल गया, अब मैं कहीं भी शादी कर सकती, अब तू कुछ नहीं कर सकता। ऐसा बोलकर चली गई और मैं वहाँ तड़पते रहा 10 से 15 मिनट तक। फिर उसके बाद में मैं बेहोश हो गया। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ जिला चिकित्सालय किसने लाया मेरे को मालूम नहीं है।
और जब दूसरे दिन सवेरे 6 बजे मेरे को होश आया तो मैं अपने आप को यहाँ जिला चिकित्सालय में पाया। कुछ देर पहले एक युवक आके बताया कि 22 तारीख को रात्रि शराब पीने के दौरान उसके साथ कुछ घटना हुई थी। पूछताछ करने पर उसने अपना इलाज होना भी जिला चिकित्सालय में इलाज होना बताया। जिला चिकित्सालय में चौकी प्रभारी से बात की गई तो उसके विषय में ये बताया गया कि अभी उसका इलाज जारी है, जब तक डिस्चार्ज नहीं हो, मेमो ना हो, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती उसके आवेदन पर, इसलिए भी तत्काल उसको इलाज हेतु स्टाफ के साथ जिला चिकित्सालय भेजा गया है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।